गर्मियों की वैरायटीज़ जो मैं ग्रो करवाना चाह रहा हूँ उनमें ये बिगनिंग ग्रीन टिंट स्कैलोप समर स्क्वाश है। इसी तरह गोल्डन जुचीनी है, चपन टिंडी है, कोकोजेले समर स्क्वाश, ब्लैक ब्यूटी समर स्क्वाश, चपन कद्दू, टिंडा गोड और येलो बुश स्कैलोप समर स्क्वाश है। दोस्तों, गर्मियों की सब्जियों को हम दोनों तरीक़ों से उगा सकते हैं। इनके बीज डायरेक्ट ज़मीन में भी लगाए जा सकते हैं और दूसरा तरीका है कि पहले इनकी पनीरी तैयार करें और उसके बाद फिर उनको ज़मीन में या गमलों में शिफ्ट करें। तो पनीरी तैयार करने का जो तरीक़ाकार मैं इस्तेमाल करूँगा उनमें इसको प्रो ट्रे मेथड कहते हैं, जिसके लिए मेरे पास ये 4 तरह की ट्रेज़ हैं। अपने सेल्स के साइज़ और उनकी तादाद के लिहाज से ये 32 सेल्स वाली है, ये 50 सेल्स वाली है और ये 72 सेल्स वाली, और वो वाली जो है वो 128 सेल्स हैं उसके अंदर। तो हम पौधे के मुताबिक ही इनको इस्तेमाल करते हैं। ऐसे सीडलिंग्स जिनको हम ज़्यादा देर तक रखना चाहें, ट्रांसप्लांटेशन जिनकी लेट हो या जिनका पौधा ज़रा बड़ा हो, तो उनके लिए हम बड़े सेल्स वाली ट्रे को इस्तेमाल करते हैं। और जिनका पौधा छोटा होता है या उनको हमने जल्दी शिफ्ट करना होता है या बहुत ज़्यादा तादाद में चाहिए, तो उनके लिए ये छोटे सेल्स वाली ट्रेस इस्तेमाल की जाती हैं। इन ट्रेस के सेल्स में हम जो मीडियम इस्तेमाल करते हैं, पनीरियों को उगाने के लिए जो मीडियम इस्तेमाल किया जाता है, इस मीडियम में ये 3 चीज़ें मिक्स की हुई हैं। परलाइट है, कोकोपीट है और कंपोस्ट है। तो इन चीज़ों को मिक्स करके एक पॉटिंग मिक्स तैयार कर लिया जाता है और ये बड़ा नरम होता है, इसमें मॉइस्चर भी रिटेन होती है और पोरस होने की वजह से इसमें से जो सीडलिंग्स हैं, जो पनीरियां हैं, जो पौधे हैं छोटे, जर्मिनेशन के बाद उनकी जड़ें बहुत तेज़ी से ग्रो करती हैं। इनको हम इन ट्रेज़ के सेल्स में भर लेते हैं। ऐसे इनको भरते जाते हैं। तमाम सेल्स में पॉटिंग मिक्स मैंने भर दिया है। जिन लोगों के पास ये पॉटिंग मिक्स अवेलेबल नहीं है, कोकोपीट, परलाइट या पीट मास, ये नई चीज़ें हैं जिनके लिए, या कंपोस्ट अवेलेबल नहीं है, तो उनको भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो ये सीड्स भल मिट्टी में भी लगा सकते हैं। नहर की जो बारीक रेत होती है, रेतली मिट्टी होती है, जिसको हम भल मिट्टी कहते हैं, उसमें भी वो लगा सकते हैं। पनीरियाँ उसमें भी उग जाएंगी, सीड आपके उग जाएंगे। इसलिए गार्डनिंग जब आप शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं गलतियां होती हैं। हम उन गलतियों को जब दूर करते हैं तो अगली बार हमारी गार्डनिंग उससे अच्छी होती है। शुरू में हम भी ऐसे ही करते थे। तो नेक्स्ट जो इसका स्टेप है, उसमें हम हर सेल में बीज लगाएंगे। जी तो डियर फ्रेंड्स, ये तमाम ट्रेज़ में मैंने टैग्स और इन वैराइटीज़ के सीड्स लगा दिए हैं। इस तरह से इसकी सरफेस को कवर करते जाएंगे, बारीक तय इसके सरफेस पे चढ़ाते जाएंगे। अब फाइनल स्टेप पे इसको हम हल्का शावर जो है वो पानी का दे देंगे। पानी देते वक्त ये ख्याल रखना है कि एक ही जगह पे बहुत ज़्यादा पानी आपने नहीं देना और सीड की सरफेस जो है वो कवर रहनी चाहिए। सीड की सतह को आपने एक्सपोज नहीं करना। डियर फ्रेंड्स, ये समर वेजिटेबल्स की मैंने ट्रेज़ के ऊपर पॉलीथीन पेपर चढ़ा दिया है। ये एक तरह की छोटी छोटी सी टनल्स बन गई हैं। अब इनमें इनकी अच्छी जर्मिनेशन होगी इंशाल्लाह। तो मिलते हैं कुछ दिन के बाद जर्मिनेशन अपडेट के साथ। डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। ये मेरे पास टिंडी के बीज हैं, जिसको माड़ू भी कहते हैं। मैं इन बीजों को उगाने का एक आसान सा तरीका आपके साथ शेयर करने वाला हूँ।
जिसको हम पेपर टॉवल मेथड कहते हैं। ये मैंने इसके 5 सीड लिए हैं। एक टिश्यू पेपर लेके हम उसकी इस तरह से डबल लेयर बना लेंगे और इसको मॉइस्ट कर लेंगे एहतियात से, इस तरह से रख के इस पे यूँ हम अपने सीड रख देंगे। अब टिश्यू पेपर को मॉइस्ट करने के बाद हम इन सीड्स को इस टिश्यू पेपर से कवर कर देंगे। ये हमने इसको कवर कर दिया। हमारा ये सेटअप रेडी हो गया। अब इस टिश्यू पेपर को सीड समेत हमने एक जिपर बैग में ट्रांसफ़र करना है। ये हमने इसको जिपर बैग में ट्रांसफ़र कर दिया। अब इसको ज़िप कर दें। इसको हमने लेबल भी कर दिया। ये हमारे सीड्स हैं। अब इसको रूम टेम्परेचर पे हम रख देंगे। तो मिलते हैं इसकी जर्मिनेशन अपडेट के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। इसके प्लांट्स लगाने के लिए पहले से ज़मीन तैयारशुदा होनी चाहिए आपके पास, और उसमें 50% कंपोस्ट या कोई और जो फर्टिलाइज़र है आपके पास, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र 50% वो हो, और 50% आपके पास इसके साथ भल मिट्टी ये होनी चाहिए। इसके जो सीड्स हैं इनको 1/2 से 1 इंच के गहराई में यूँ तिरछा करके ऐसे लगाया जाता है। अगर आप सीधा लगाते हैं तो फिर सीड के गलने का चांस ज़्यादा होता है। तो किनारे से 6 इंच छोड़ के अंदर की तरफ मैं इसके सीड जो हैं उनको कल्टीवेट कर देता हूँ। और उनकी सरफेस को कवर कर देते हैं। वाटरिंग के लिए पहली बार इफ़ेक्टिव वाटरिंग होनी चाहिए ताकि सीड को मुनासिब मकदार में मॉइस्चर मिल जाए। अल्टरनेट तरीका ये है कि आप लगाने से पहले सीड को 3 घंटे के लिए भिगो दें। अगर आप भिगोते नहीं हैं तो फिर इसके ड्राई लगाना पड़ेगा, और ड्राई लगाने के लिए आपको अच्छी तरह से इसकी मॉइस्चर को मेंटेन करना पड़ेगा फर्स्ट टाइम। उसके बाद जब ये साइल ड्राई होगी, जब भी इसकी सरफेस खुश्क हो जाएगी, तो तब हम इसके ऊपर शावर करेंगे। लेकिन पहली बार अच्छी तरह से मॉइस्चर मेंटेन करनी है, पानी देना है इसको। सीड की जर्मिनेशन के लिए ये ज़रूरी है कि उसको मुनासिब मकदार में मॉइस्चर दी जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा पानी नहीं दे देना आपने कि कहीं आपके सीड जो हैं वो गल ना जाए या उन पे फंगल अटैक ना हो जाए। इस चीज़ का भी आपने ख़ास ख्याल रखना है। वेलकम एंड वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। 19 फरवरी 2020 को मैंने समर वेजिटेबल्स के सीड लगाए थे। आज फरवरी की 27 है और मेरे सीड लगाए हुए तकरीबन 9 दिन हो गए हैं। इनमें आज मैंने देखा कि कुछ सीड्स की स्प्राउटिंग स्टार्ट हो गई है, जिनमें ये ब्लैक ब्यूटी समर स्क्वाश है, इसी तरह गोल्डन ज़ुचिनी है, और ये येलो स्कैलोप का भी एक सीड ग्रो कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक डियर फ्रेंड्स। मैंने पेपर टॉवल मेथड को इस्तेमाल करते हुए टिंडी यानी माड़ू के बीज लगाए थे। आज इस बात को 4 दिन हो गए हैं। मैं आज आपको इसका रिज़ल्ट दिखाता हूँ। ये बीज लगा के
मैंने इसको ज़िपर बैग में रखा और उसको इस तरह से एक कंटेनर में रख के तो रूम टेम्परेचर पे रख दिया था। आज 4 दिन हो गए हैं और इसकी बैक साइड पे अगर देखूं तो ये इसकी रूट्स निकलना शुरू हो गई हैं। मैं आपको इसको निकाल के दिखाता हूँ। ये जनाब हमारा इसका रिज़ल्ट है। आप देख सकते हैं कि इनके जो सीड्स हैं उनकी जर्मिनेशन स्टार्ट हो गई है, कार्टिलेजनरी लीफ बनना शुरू हो गए हैं। मैं बस अब इसको एहतियात से इन सीड्स को निकालता हूँ। ये देखें, इसकी स्प्राउटिंग हो गई है और ये रूट्स भी बढ़ना शुरू हो गई हैं। इनको मैं केयरफुली 1 बाय 1 रिमूव करता हूँ। टिश्यू पेपर चूँकि गल चुका है, मुसलसल 4 दिन तक ह्यूमिडिटी इसमें नमी में रहा है तो ये गल चुका है, लेकिन इससे ये बड़ी एक्सीलेंट जर्मिनेशन हुई है। ये आप देख सकते हैं। इसी तरह एक और सीड है, तो आप इसकी रूट्स को देखें, बहुत शानदार माशाल्लाह। मैंने ये 5 सीड लगाए थे, उनमें से ये 3 की जर्मिनेशन आपको दिखा चुका हूँ, 2 सीड अभी बाकी हैं। इनकी इसमें से इस सीड की स्प्राउटिंग नहीं हो सकी अभी तक। मे बी ये 1 आध दिन तक हो जाए। और इस सीड की भी स्प्राउटिंग नहीं हुई तो इनको दोबारा से नया टिश्यू पेपर लेके उसमें रख देंगे और तब तक के लिए मेरे पास ये जो जर्मिनेटेड सीड्स हैं, स्प्राउटेड सीड्स हैं, मैं इनको ट्रांसफ़र करता हूँ। डियर फ्रेंड्स, इन सीड्स को मैं तकरीबन 2 हफ्तों तक इस डिस्पोजेबल कप में ट्रांसफ़र करता हूँ ताकि इनकी थोड़ी सी ग्रोथ हो जाए और इनके ट्रू लीव्स निकल आए। तो इसके लिए मैं जो मीडियम इस्तेमाल करने वाला हूँ, इसमें कोकोपीट, परलाइट और कंपोस्ट बराबर मकदार में मौजूद हैं। बहुत सॉफ्ट सा मीडियम है। ये इस तरह से डिस्पोजेबल कप में मैंने इसको मीडियम को डाल दिया है और इसको मैं यूँ मॉइस्ट कर लेता हूँ। इनको मॉइस्ट करने के बाद एहतियात से इन सीड्स को इनकी जो रूट्स हैं उनको इस तरह से इसके अंदर एक छोटी सी कैविटी बना के तो उन रूट्स को मैं इसके अंदर यूँ लगा देता हूँ। इनके लीफ बाहर रहने चाहिए, रूट्स जो हैं वो मीडियम के अंदर होनी चाहिए। रूट्स को मैंने कवर कर दिया है। ये जनाब अब लग गया और इसको थोड़ी और वाटरिंग कर देते हैं। अब इसको 1 दिन के लिए ऐसी जगह पे रख देंगे जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट ना आती हो और उसके बाद इसको फिर ओपन एनवायरनमेंट में हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो मिलते हैं जी इसकी नेक्स्ट अपडेट के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ये स्क्वाश की जो डिफरेंट वैरायटीज़ हैं इनको तो हम ज़मीन पे लगाते हैं क्योंकि इनकी बेलें काफ़ी बड़ी होती हैं और उनके लिए बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स चाहिए। लेकिन ये टिंडी को हम इसमें गमले में भी उगा सकते हैं। इसके लिए कम से कम 12 इंच का गमला चाहिए और इसमें जो मैंने मीडियम इस्तेमाल किया है
ये मेरे पास प्लास्टिक पार्ट है 12 इंच में, और इसके लिए जो मीडियम मैंने इस्तेमाल किया है उसमें ये एक मिक्सचर है 50-50 की रेशो में, वर्मी कंपोस्ट और 50% जो है इसमें सिल्ट है, यानी कि भल मिट्टी है, बारीक रेतली मिट्टी है। तो इसको मैंने लगाने से पहले ये 4 घंटे पहले मैंने इसको अच्छी तरह से मॉइस्ट कर दिया था, गीला कर दिया था, और अब इसमें मॉइस्चर काफ़ी अवेलेबल है। तो मैं इसके सेंटर में एक घड़ा बना देता हूँ, उसके अपने जो ट्रे है उसके सेल के साइज़ के मुताबिक मैं इसमें घड़ा बना देता हूँ। अब इसमें जो हम इसको निकालेंगे तो निकालते वक्त इंतहाई एहतियात आपने करनी है कि इसके सेल को चारों तरफ से आपने अच्छी तरह से प्रेस करना है, लेकिन बहुत ज़्यादा दबाव नहीं डालना कि इसकी रूट ही डैमेज हो जाए। चारों तरफ से आपने इस तरह से प्रेस जेंटली करना है कि इसकी जो सबस्ट्रेट है उसका इसकी वॉल्स के साथ जो कॉन्टैक्ट है वो डिटैच हो जाए, कॉन्टैक्ट ना रहे। तो अब इसको एहतियात से पकड़ कर ये हमने इसको निकाल लिया। अब आप देखते हैं कि इसमें इसके ये रूट्स इसकी चारों तरफ डेवलप हुई हैं। तो इन रूट्स को डैमेज किए बगैर हम इसमें घड़े में जो हमने अभी बनाया है, छोटा सा पिट बनाया है, इसमें हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। लेकिन ट्रांसफ़र करने से पहले इसमें हल्का सा स्प्रे कर लें ताकि आपको बाद में पानी ना देना पड़े। और इसकी रूट्स जो हैं ये मैं इसको सेकंड टाइम लगा रहा हूँ, यानी कि आफ्टरनून में लगा रहा हूँ। तो कल तक जब तक सही दोपहर की ज़्यादा हीट या फुल सनलाइट नहीं हो जाती तब तक इसको 12 घंटे 14 घंटे मिल जाएंगे और इसकी रूट्स इस मीडियम के मुताबिक सेट हो जाएंगी। तो इसके लिए मैं इसको इसमें एहतियात से यूँ रख देता हूँ। इसके बाद यहाँ रखने के बाद आपने इसको इसके इर्द गिर्द साइल इसको चढ़ा देना है। तो ये बहुत ज़्यादा आपने इसको प्रेस नहीं करना, जस्ट इसको यूँ साइल से कवर कर देना है। ये जी आपका ये ट्रांसप्लांट हो गया। तो इस तरीक़ा को इस्तेमाल करते हुए ये मैंने इसके बाकी भी 2 सेल्स हैं उनसे निकाल के इसमें ट्रांसप्लांट कर दिए हैं, ये आप देख सकते हैं। तो अब मैं इसको यहाँ ओपन एनवायरनमेंट में रख दूँगा और कल दोपहर तक इंशाल्लाह ये बिल्कुल सेट हो जाएंगे प्लांट्स। अब इसके बाद इसकी देखभाल क्या करनी है, इसको फर्टिलाइज़र कब कब देना है, इसके ऊपर जो पेस्ट अटैक है उसको कैसे रोकना है, और हार्वेस्ट इसकी कब कब करनी है, ये सारी अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे। और आप मेरे साथ कनेक्टेड रहिएगा। इसके लिए आप मेरा ये यूट्यूब चैनल जो आपका अपना चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लें। अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक भी करें। अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं, एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, तो फिर इसके कमेंट बॉक्स में नीचे अपने वैल्यूएबल कमेंट्स भी कीजिए। और अगर आप समझते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन अच्छी है तो अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर के साथ भी इसको शेयर कीजिए। और नेक्स्ट अपडेट्स की बर वक्त नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए इसके साथ बेल आइकॉन लगा हुआ है, उसको भी दबाइए, घंटी के निशान को दबाएंगे तो आपको मेरी आने वाली वीडियोस बर वक्त मिलती जाएंगी। टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड एंड हैप्पी। अल्लाह हाफिज़। डियर फ्रेंड, ये टिंडी की यानी माड़ू या स्क्वाश इसकी डिफरेंट वैरायटीज़ हैं। इनके कार्टिलिनरी लीफ को देख के भी एक दूसरे से फ़र्क इनका वाज़ा हो रहा है, किसी के बड़े हैं, किसी के बहुत छोटे हैं। तो मैं इनको ये रेस्ड बेड्स मैंने बनाई हैं ज़मीन पे, इन पे ट्रांसप्लांट करने वाला हूँ। ट्रांसप्लांटेशन के लिए इसको सबसे पहले तो इनके सेल्स में से निकालते हैं। सेल्स में से निकालने का तरीकाकार नहायत आसान है। इस वैरायटी को भी हमने निकालना हो, उसके सेल को नीचे से हम हल्का हल्का सा चारों तरफ से प्रेस करते हैं ताकि इसका जो कांटेक्ट है इसकी वाल के साथ वो ना रहे। उसके बाद उसको पकड़ के आराम से हम यूँ बाहर खींच लेते हैं। ये आप देख सकते हैं बहुत हेल्दी सीडलिंग है और बड़ा ज़बरदस्त इसका रूट नेटवर्क बना हुआ है। यह हमने इनको तकरीबन 1.5 फुट के फासले पे रख दिया है। टिंडी का पौधा चूँकि बड़ा होता है इसलिए
इसके दरमियान में फ़ासला 1.5 से 2 फुट का कम से कम होना चाहिए ताकि ये अच्छी तरह से फैल सके। अब करेंगे क्या कि इसमें हम सबसे पहले एक छोटा सा घड़ा बनाएंगे, फिर ये प्लांट उठा के इसमें रख देंगे और हल्का सा प्रेस करके चारों तरफ इसके ये हम मट्टी चढ़ा देंगे। नेक्स्ट इसके बाद इसकी वाटरिंग करेंगे, इसी तरीके से ये सारे लगाएंगे। ये डिफरेंट वैरायटीज़ समर वेजिटेबल्स में इन बेड्स पे ट्रांसप्लांट कर दी हैं और अब इनकी सीडलिंग को ये हल्का हल्का शावर दे रहे हैं क्योंकि ये सेकंड टाइम ट्रांसप्लांट की हैं और साइल में अभी काफ़ी नमी मौजूद थी। इस वजह से हम इसकी जो है भरपूर वाटरिंग अभी नहीं कर रहे, इसलिए हल्का हल्का सा पानी इसको दे रहे हैं। तो जब ज़रूरत पड़ेगी तो फिर इसको पानी देते रहेंगे। ग्रो बैग में लगाई गई जो स्क्वाश है, आज ये अपनी पीक ग्रोथ स्टेज पे है। अब इसमें इसकी रिप्रोडक्टिव ग्रोथ शुरू हो गई है, यानी कि फ्लावर पैदा होना शुरू हो गए हैं। ये आप देख सकते हैं फ्लावर, और उसकी बेस पे एक लॉन्ग फ्रूट है जो कुछ दिनों तक मैच्योर हो जाएगा। इसी तरह एक और फ्लावर भी यहाँ पे पैदा हो गया है और इस फ्लावर की बेस पे भी उसी तरह एक लंबा सा फ्रूट है। इस प्लांट ने ये मेरा पूरा ग्रो बैग कवर कर लिया हुआ है। बहुत बड़े बड़े इसके हेल्दी ग्रीन और शाइनी लीव्स हैं। लीफ का साइज़ इंतहाई बड़ा है। जितना लीफ बड़ा होगा उतनी फोटोसिंथेसिस बड़ी ज़्यादा होगी, उतनी इसको खुराक ज़्यादा मिलेगी और फ्रूट का साइज़ भी उतना ही ज़्यादा होगा। ये स्क्वाशेस इनके बाद में ट्रांसप्लांट की हैं, ये भी बर्ड्स पे आ गई हैं। अभी छोटा साइज़ है इनका। ये वाली स्क्वाशेस पार्ट्स में इनके साथ ही ट्रांसप्लांट की थी और अब ये भी फ्रूटिंग स्टेज पे हैं। एक ये आप देखें, ये गोल्डन लॉन्ग जुकीनी है। इसी तरह ये भी लॉन्ग में वैरायटी है, लेकिन ये ग्रीन में है। इसका फ्रूट आप देखें ग्रीनिश सा बन रहा है। ये गोल में है, ये नहीं राउंड में है। ये आप फ्रूट देखें सामने, ये ग्रीन में है लेकिन ग्रीन स्कैलप है। स्टार शेप फ्रूट होगा ग्रीन कलर में, और ये वाला जो है ये गोल्डन स्कैलप है। ये स्टार शेप फ्रूट इसका गोल्डन कलर में होगा। ये तमाम वैरायटीज़ भी अच्छी ग्रोथ दे रही हैं। क्योंकि पार्ट साइज़ छोटा है उस वजह से इनके पत्तों की ज़्यादा ग्रोथ नहीं होगी, इनके जो फ्रूट्स हैं वही ज़्यादा बनेंगे। हमें भी कंसर्न फ्रूट से ही है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक डियर फ्रेंड्स। ये मैंने स्क्वैशेस लगाई, उनकी 7 वैरायटीज़। इनको ज़मीन पे लगाया। मैंने 3 जगहों पे इनको लगाया है। एक तो रूफटॉप पे प्लास्टिक पार्ट्स में है, दूसरे रूफटॉप पे ग्रो बैग्स में है, और तीसरे ये ज़मीन पे हैं। तो इनकी अच्छी ग्रोथ चल रही है। तमाम प्लांट्स अब माशाल्लाह फ्रूटिंग पे हैं। ये छोटे छोटे फ्रूट इनके बन रहे हैं। इन फ्रूट्स में ये आप देखें, ये इनकी फ्लावरिंग भी साथ में कुछ पे स्टार्ट हो गई है। बड़े अच्छे इनके लीव्स जो हैं वो ग्रो कर रहे हैं। ये देखें, ये स्कैलप गोल्डन स्कैलप है।
इसके ऊपर मल्टीपल फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। ये ग्रीन स्कैलोप है, इसका भी एक फ्रूट आपको नज़र आ रहा होगा। ये गोल्डन लांग है, बहुत ज़बरदस्त इनके बड़े बड़े लीव्स पैदा हो रहे हैं। ये अच्छा वसाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं जो रिसोर्सेज ज़मीन पे हैं। यहाँ मैंने चूँकि इस मिट्टी में बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक काउडंग कंपोस्ट ऐड किया हुआ है, इस वजह से इनकी विद इन डेज़ ये बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है और अच्छा रिस्पांस मुझे इनका ग्रोथ रिस्पांस मिल रहा है। इंशाल्लाह अनकरीब फ्रूटिंग की हार्वेस्टिंग करेंगे, इनकी मज़ीद अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे। ज़ुकीनी की सक्सेसफुल फ्रूटिंग के लिए इसकी पोलिनेशन होना ज़रूरी है। इसका फ्लावर सिर्फ एक दिन के लिए खिलता है, तो इसके लिए ऐसी अरेंजमेंट करनी चाहिए कि सक्सेसफुल पोलिनेशन हो सके, यानी पोलिनेटर्स जो हैं उनको अट्रैक्ट करना चाहिए। जैसे इसके अंदर वो बीज जो हैं वो नज़र आ रही हैं, तो जैसे ही इसका फ्लावर खिलता है तो मुख्तलिफ बीज और दूसरे पोलिनेटिंग इंसेक्ट्स जो हैं वो इसकी जानब अट्रैक्ट होते हैं। अब बीज की अट्रैक्शन के लिए इसके करीब कोई ना कोई फ्लावरिंग प्लांट आप ज़रूर रखें। इन फ्लावर्स की वजह से बहुत सारी बीज जो हैं और पोलिनेटर्स वो इस जानब अट्रैक्ट होंगे और ज़ुकीनी की पोलिनेशन करेंगे। यही बटरफ्लाइज, हनी बीज दूसरे फ्लावर्स से होती हुई हमारे ज़ुकीनी प्लांट्स को भी फर्टिलाइज़ करेंगी, उनकी भी पोलिनेशन करेंगी। डियर फ्रेंड्स, ज़ुकीनी में फ्रूट सेटिंग के लिए यानी फ्रूट पैदा होने के लिए 90% तक रोल इसके पोलिनेशन का है कि अगर फ्लावर की पोलिनेशन हो जाती है तो ये सक्सेसफुल फ्रूट बनेगा। और पोलिनेटिंग जो इंसेक्ट्स हैं जिनमें बीज हैं, फ्लाइज़ हैं, बटरफ्लाइज़ हैं, ये एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक जब मूव करते हैं तो साथ में ये पोलन ग्रेन्स भी ले जाते हैं। ज़ुकीनी के फ्लावर को मल्टीपल टाइम्स पे पोलिनेशन की ज़रूरत होती है और ये एक दिन के लिए ही खिलता है। अगर उस दौरान पोलिनेशन हो जाए तो फ्रूट सेटिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं, अगर पोलिनेशन ना हो तो फ्रूट ज़्यादातर अबार्ट हो जाता है। इसलिए इन इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए जहाँ आप ज़ुकीनी लगाएं तो उसके करीब तर फ्लावर्स जो हैं वो भी लगाएं, ताकि ये इंसेक्ट्स इन फ्लावर्स को देख के या इनमें नेक्टर हासिल करने के लिए जब इधर आएँ तो साथ ही इनको ज़ुकीनी के फ्लावर भी इसके सब्ज़ और बड़े बड़े पत्तों के दरमियान में मिल जाएं और ये यहाँ पे भी अपना रोल प्ले कर सकें, यहाँ पे भी पोलिनेशन कर सकें और सक्सेसफुल फ्रूटिंग में मददगार साबित हो सकें। इस ग्रो बैग में ये ज़रा बड़े साइज़ का ज़ुकीनी का प्लांट पैदा हो गया है, क्योंकि यहाँ पे स्पेस ज़्यादा थी गमलों के मुकाबले में। वो छोटे प्लास्टिक पॉट्स हैं, उनके मुकाबले में ये ग्रो बैग्स का साइज़ बहुत बड़ा है, इसलिए इसको ज़्यादा यहाँ पे स्पेस भी मिली है, ज़्यादा एनर्जी भी मिली है। तो इसके जो ये मेल फ्लावर हैं ये भी खिल रहे हैं, साथ में ये फीमेल फ्लावर ये भी पैदा हो रहे हैं। तो ये फीमेल फ्लावर के अंदर जो ये आपको स्टिग्मा नज़र आ रहा है इसका, तो आप मैनुअल पोलिनेशन भी कर सकते हैं कि कोई भी छोटा सा ब्रश लेके उसको मेल फ्लावर के जो एंथर्स हैं जिनके इर्द गिर्द काफ़ी ज़्यादा पाउडर होता है येलो कलर का, तो वो जब छोटे ब्रश के साथ लग जाए पाउडर तो उसको इसके फीमेल फ्लावर के ये एंथर के साथ आपने थोड़ा सा हल्का हल्का सा रब करना है। तो इससे आपके पोलिनेशन फ्लावर की जो है वो सक्सेसफुल होती जाएगी और इसके अंदर फ्रूट बनने का अमल शुरू हो जाएगा।
जैसा कि यहाँ पे ये फ्रूट बन रहा है। वेलकम बैक। ये आज इसके ज़ुकीनी के फ्लावर खिलना शुरू हो गए हैं। आज ये मेल फ्लावर खिले हैं। इससे पहले फ़ीमेल फ्लावर जो हैं वो खिलते होते थे। तो फ़ीमेल फ्लावर जो हैं उन पे पोलिनेशन के लिए ये देखें अल्लाह ताला ने हनी बीज़ को भेज दिया है। जितनी ज़्यादा पोलिनेशन ये करेंगे उतना ही हमारा फ्रूट सक्सेसफुल होगा। ये फ्रूट इन फ्लावर के खिलने से पहले ही खिल गए थे फ़ीमेल फ्लावर, तो अभी तक तो इनका फ्रूट जो है वो बचा हुआ है, लेकिन हो सकता है इनमें पोलिनेशन ना हुई हो और ये गिर जाए। लेकिन इससे जो नेक्स्ट फ्रूट पैदा होंगे या जो साइड वाले प्लांट्स हैं उन पे जो फ्रूट्स हैं उनमें जो ये फ़ीमेल फ्लावर खिल रहे हैं इन तक इंशाल्लाह अच्छी पोलिनेशन हो जाएगी। इन फ्लावर्स को अभी तो ये बंद है, तो थोड़ा सा ओपन कर देते हैं ताकि पोलिनेशन इनमें अच्छी हो। ये बीज की एंट्रेंस का जो है रास्ता ये बना रहे, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा ओपन कर दिया है। इसके साथ ही ये मेल फ्लावर भी है। तो ये पोलिनेशन की मैनेजमेंट अगर हम करते रहे साथ साथ तो हमारे जो फ्रूट्स हैं वो फिर गिरेंगे नहीं, वो सक्सेसफुल रहेंगे। आपने ये पोलिनेशन का ख़ास ख्याल रखना है क्योंकि इससे ही हमारे फ्रूट्स की सक्सेस है। वेलकम बैक फ्रेंड्स। ये ज़मीन पे जो मैंने स्क्वाश प्लांट लगाए थे अब ये इस स्टेज पे आ गए हैं कि इनके काफ़ी बड़े बड़े लीव्स डेवलप हो गए हैं। इन पे ये फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। पोलिनेटर्स फ्लावर्स की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। कुछ ये बीटल्स का भी अटैक हुआ है, ये पत्तों को खाने वाले हैं। इनके लिए पेस्टिसाइड इस्तेमाल करेंगे। कुछ फ्रूट्स भी बन रहे हैं और ये जो फ्रूट बनने का अमल है इसमें इनके बहुत बड़े बड़े जो लीव्स हैं जो आपस में एडजेसेंट प्लांट्स में एक दूसरे में फंस गए हैं, तो इनकी वजह से फ्लावर्स तक पहुंचना मुश्किल हो गया है हनी बीज का। इसके लिए अब इसकी प्रूनिंग ज़रूरी है। प्रूनिंग के लिए मैं इसके जो लोअर लीव्स हैं जो पीले भी हो रहे हैं और फ्लावर्स के ऊपर आ रहे हैं और इसके साथ साथ ओल्डर हैं यानी पुराने हो गए हैं, तो उन लीव्स को मैं दरमियान में से बीच बीच में से रिमूव कर दूंगा ताकि एक तो एयर की सर्कुलेशन इजी हो जाए इनके दरमियान में और दूसरा इसके दरमियान में स्पेस ज़्यादा हो जाए और जो फ्रूट है वो हेल्दी पैदा हो। ये मैंने इसके जो गैर ज़रूरी पत्ते हैं इन सब में से वो काट दिए हैं। जो पौधा इसके काटने से इम्बैलेंस हुआ है उसकी रूट्स के साथ मिट्टी लगा के मैंने ये सपोर्ट लगा दी है ताकि वो सीधा रहे और अपरूट ना हो, उसका बैलेंस ख़राब ना रहे। ये सारे लीव्स जो इससे रिमूव हुए हैं ये यहीं पे सूख जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे और इस तरह से ये ऑर्गेनिक मैटर ज़मीन में बढ़ाते रहेंगे। प्रूनिंग की वजह से जो फ्लावर्स हैं वो ज़्यादा वाज़ा होते जाएंगे और इन पे हनी बीज और दूसरे पोलिनेटर्स वो इजीली अप्रोच कर सकेंगे। इससे जो फ्रूटिंग सक्सेस है वो ज़्यादा हो जाएगी। वेंटिलेशन भी इनके दरमियान में ज़्यादा हो जाएगी, रोशनी ज़्यादा मिलेगी हर पौधे को, तो उससे इनकी हेल्थ भी अच्छी होगी, फ्रूटिंग भी अच्छी होगी। इसलिए वक्तन फ़क्तन जो प्रूनिंग है वो करते रहना चाहिए ताकि हमें हेल्दी और बेहतर और ज़्यादा फ्रूट मिले।
अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। स्क्वाश के मैंने जो रूफ टॉप पे पॉट्स में ग्रो बैग्स में प्लांट्स लगाए थे, अल्हम्दुलिल्लाह इनकी अच्छी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग हो रही है। तो आज मैं इसकी पहली हार्वेस्ट करने लगा हूँ, जिसमें मैं इसको आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये जनाब इसका फ्रूट है, इसको यूँ कट करते हैं। ये बहुत प्यारा सा चमकदार डिज़ीज़ फ्री फ्रूट मेरे पास है। इसके बाद एक और है इसी प्लांट पे, इसको भी हार्वेस्ट करते हैं। तो ये मैंने एक और प्लांट इसका फ्रूट हार्वेस्ट कर लिया है। इससे नेक्स्ट ये एक और वैरायटी है जिसके ऊपर गोल्डन कलर के फ्रूट्स हैं। तो इसमें भी एक को मैं, अभी छोटा है लेकिन मैं इसको जस्ट फॉर टेस्ट। इससे नेक्स्ट ये लंबे वाली गोल्डन जुकीनी है, इसका भी एक छोटा फ्रूट मैंने ये हार्वेस्ट किया है जस्ट फॉर टेस्ट। इसके बाद ये ग्रीन स्कैलोप है, ये भी छोटा फ्रूट है। और ये येलो स्कैलोप है, ये भी अभी छोटा फ्रूट है, इनको बाद में हार्वेस्ट करते हैं। तो अब आते हैं इसके ब्लैक ब्यूटी की तरफ, जिसमें लॉन्ग और डार्क ग्रीन कलर के फ्रूट्स हैं। इनकी मैं हार्वेस्टिंग करता हूँ। ये जनाब इसका पहला फ्रूट जो मैं हार्वेस्ट किया है, काफ़ी बड़े साइज़ का है, खीरे की तरह। इसके और भी फ्रूट भी मैं हार्वेस्ट करता हूँ, ये भी हैं दो, इनमें से एक हार्वेस्ट करता हूँ जो बड़े साइज़ का है। दूसरा कुछ दिनों के वक्फे से फिर से तैयार हो जाएगा। दिस इज़ अनदर वन। ये देखें डबल कलर में है, लाइट कलर और डार्क कलर, ये बहुत क्लियरली डिफ्रेंशिएटेड है। अब तक ये फ्रूट हार्वेस्ट हुए। अब जो नीचे ज़मीन पे हैं उनसे हार्वेस्ट करते हैं। कि हार्वेस्ट करते वक्त ये ख्याल रखना चाहिए कि जब ये इसका फ्रूट अभी छोटे साइज़ का ही हो तो तब ही इसको हार्वेस्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर ये बड़े साइज़ का हो जाए तो फिर इसके अंदर सीड हार्ड हो जाते हैं और फिर जो है इतना ये टेस्टी नहीं रहता है। चलते हैं बाकी प्लांट्स की तरफ। जी तो जनाब ये मुझे एक येलो स्कैलोप का बड़ा फ्रूट मिल गया है, बहुत अच्छी शेप का इसका माशाल्लाह फ्रूट होता है। ये आप देखें स्टार की तरह तिरछा ज़बरदस्त शेप है। एक ये मिल गया, ये अभी एक येलो स्कैलोप तो है लेकिन ये इमेच्योर है, कुछ दिनों तक ये मैच्योर होगा। ये ग्रीन स्कैलोप है, ये भी थोड़ा बड़ा हो लेने देता हूँ। इसकी शेप सबसे यूनिक है, सुराही की तरह, लेकिन उससे ज़रा डिफरेंट भी है। तो ये भी हार्वेस्ट करता हूँ। तो ये रही जनाब आज की हार्वेस्ट। अभी काफ़ी सारे छोटे फ्रूट्स जो हैं वो लगे हुए हैं, जिनको कुछ दिनों तक मैच्योर होने के बाद हार्वेस्ट किया जाएगा। ये मेरे पास 7 वैरायटीज़ हैं इसकी ज़ुकीनी की, और हर एक ही फ्रूटिंग पे फ्लावरिंग पे है।